गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ फिरदौस खानम अगेन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लास्ट चैप्टर विच इज़ एलेक्सियल लाइफ ऑफ वाटर। एंड इसके अंदर हम लेक्चर नंबर 1 में जो कंटेंट लेकर आए वो है इंट्रोडक्शन एंड अवेबिलिटी ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर, कंपोजिशन ऑफ वाटर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। दैट मीन्स इस लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमें ये सारा कंटेंट कवर कर लेना है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो हमारा वाटर है, अगर हम देखें तो पूरे अर्थ पे जो हमारा सरफेस है अर्थ का 97% जो सरफेस है वो 70% जो सरफेस है हमारा अर्थ का वो पूरी तरह से कवर्ड है किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। एंड रिमेनिंग पार्ट जो 30% हमारा बच जाता है वो लैंड पार्ट होता है, और लैंड में हमारे फॉरेस्ट हैं एंड जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा अवेबिलिटी है वाटर की, लेकिन फिर भी इसमें से हम उस वाटर को यूज़ में नहीं कर पाते हैं। रीज़न क्या है कि वो सारा का सारा जो वाटर है वो सॉल्टी है ना। एंड सॉल्टीनेस होने के कारण हम उस वाटर को डायरेक्टली यूज़ में नहीं लेकर के आ पाते। तो हमें देखना है यहाँ पर इंट्रोडक्शन के साथ साथ कि कितनी अवेबिलिटी एक्चुअल में वाटर के हमारे पास है और किस तरह से वो हमारे लिए यूजेबल है और कितना % यूजेबल है। तो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक बार फिर से हम कि इंट्रोडक्शन में आपको और क्या गिवन है। वी ऑल नीड एंड टू सेम वाइटल सब्सटेंस वाटर डिजर्व बाय दिस नेचर। इट इज सॉलिड, वेपर एंड लिक्विड। यस, तो आपको पता ही है बच्चों कि जो वाटर होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक साथ तीनों स्टेट के अंदर रह सकता है, सॉलिड भी, लिक्विड और गैसेस भी। मीन्स अभी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जहाँ पर अभी हम हैं, जिस रीजन में अभी हम हैं, यहाँ पर वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में भी फ्लो कर रहा है रिवर्स में। एंड अगर आप पोलर रीजन में देखें तो एट ए टाइम ठीक इसी समय वहाँ पर जो आइस कैप्स है वो पूरी तरह से कवर्ड है किसके थ्रू, हमारे आइस के थ्रू। और आइस क्या है बच्चों, अनदर फॉर्म ऑफ वाटर है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है। एंड अगर हम बात करें एयर के अंदर तो जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है, वाटर वेपर की फॉर्म में। तो हो गया ना कि हमारा वाटर जो है एक साथ तीनों स्टेट के अंदर प्रेजेंट रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। एंड इट इज इन द एयर, और ये एयर के अंदर प्रेजेंट रहता है। ऑन द अर्थ सरफेस एंड विद इन द ग्राउंड, ever changing and giving shape to a dramatical range of natural ecosystem। एंड ये हमारे नेचुरल जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस करके रखा हुआ है बाय इट्स 3 स्टेज, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये जब चाहे तब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को मेल्ट करके लिक्विड में चेंज कर सकता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो लिक्विड जो है हमारी वाटर वेपर की फॉर्म में जो है इवेपोरेट हो सकती है। दैट मीन्स वाटर तीनों ही स्टेट के अंदर अपने आप को इंटरचेंज भी कर सकता है, ठीक है। फॉर द अर्थ inhabitants, diversities of the resource also means great disparities in well-being and developments, ठीक है। तो जो हमारा वाटर है वो जितने भी हैबिटेट्स हैं, दैट मीन्स जो आपके बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि कुछ वाटर के अंदर ही रहते हैं एंड कुछ जो लैंड पार्ट पे रहते हैं, है ना, उन सब के लिए वाटर जो है वो हैबिटेट मीन्स उनके घर की तरह काम करता है। बहुत से जो हमारे एनिमल्स हैं जो भी विदाउट वाटर नहीं सर्वाइव कर सकते, एंड बहुत से ऐसे आपने देखा होगा प्लांट्स भी हैं जो सिर्फ कहाँ पर रहते हैं, वाटर के अंदर, जिनको हम एक्वेटिक प्लांट्स भी कहते हैं। तो वाटर जो है एक तरीके से हम सभी को अपना घर भी देता है ना, रहने के लिए। तो ये दैट हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, एलेक्सियल लाइफ ऑफ वाटर। दैट मीन्स एक ऐसी नेसेसिटी जिसको कभी भी किसी और अल्टरनेटिव तरीके से फुलफिल नहीं किया जा सकता। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ हम देखें अवेबिलिटी ऑफ वाटर, एक्चुअल में कितनी अवेबिलिटी हमारे पास है वाटर की। तो 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। वाटर इज द मोस्ट वाइडली अकरिंग सब्सटेंस ऑन दिस प्लेनेट, यानी कि हमारे अर्थ पे। एंड अदर प्लेनेट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें वाटर वेपर की फॉर्म में या किसी भी तरीके से अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाया है, ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों ही। इसी कारण हम कहाँ पर रहते हैं, अर्थ में, और यहाँ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को बच्चों वाटर साइकिल भी हम कहते हैं। ड्राइव बाय द एनर्जी साइकिल, द सर्कुलेशन ऑफ वाटर पावर ऑफ द other natural cycles and conditions, the weather and climate। yes,
तो जो वाटर साइकिल होता है इसके रोटेशन के कारण ही हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो चेंज होती है। दैट मीन्स अभी जो रेनी सीजन चल रहा है, दैट मीन्स वाटर अभी जो रेन की फॉर्म में यहाँ पे फॉल हो रहा है। एंड जैसे ही हम विंटर सीजन में जाएंगे तो ये जो वाटर वेपर यहाँ पर कंडेंस हो जाएंगे, फॉग के फॉर्म में गिरना स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद ये मिस्ट एंड फॉग का फॉर्मेशन करते हैं। ड्रोट वहाँ पे जो ड्यूज है वो वहाँ पे देखी जा सकती है। एंड इसके बाद हम बात करें समर सीजन जब होगा तो वाटर बॉडी से सारा का सारा वाटर वापस से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन ये ऊपर जाके कंडेंस होगी, कंडेंस होकर फिर से फॉलिंग डाउन स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट मीन्स एक सर्कुलेशन चलता रहता है जिसके कारण हमारे वेदर और क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं वो चेंज होती रहती है ना। वाटर प्रेसिपिटेट फ्रॉम द एटमोसफियर ऑन द लैंड वेयर इट्स मे बी स्टोर्ड इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म। प्रेसिपिटेट दैट मीन्स जब रेन होती है तो इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। मीन्स जो रेन जो लिक्विड है उसके साथ साथ कुछ सॉलिड कंपोनेंट्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डर्ट है ना, ये सभी मिक्स हो जाते हैं एंड मेनी अदर गैसेस। तो इसलिए रेन जब होती है तो उसको प्रेसिपिटेशन बोला जाता है बच्चों, ठीक। वेयर इट्स में बी स्टोर इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म। और जो रेन है वो पोलर रीजन में अगर गिरेगी तो लिक्विड फॉर्म में तो हो नहीं सकती क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है। तो एज ए स्नो वहाँ पर ये गिरेंगी और पूरी की पूरी जो हमारे हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, वो उस आइस के थ्रू या उस स्नो के थ्रू जो है पूरी तरह से कवर्ड हो जाएंगी। तो मीन्स पोलर रीजन में जो हमारा वाटर होगा वो स्नो के फॉर्म में वहाँ पर गिर जाएगा, है ना। And can move laterally and vertically and between one phase and another phase by evaporation, condensation, freezing and thawing on the land surface। एंड जो हमारा वाटर है वो अपनी चेंजेस जो स्टेट कर पाता है कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू करेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इवेपोरेशन होगा, जिससे कि क्या होगा, वो वेपर में चेंज हो जाएगा। इवेपोरेशन दैट मीन्स वेपर में चेंज होगा, है ना। एंड ये वेपर जब हायर एल्टीट्यूड की ओर ऊपर बढ़ेगी तो ये कंडेंस हो जाएंगी, तो ये प्रोसेस कंडेंसेशन हो जाएगा हमारा। एंड आफ्टर कंडेंसेशन ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वाटर ड्रॉपलेट्स में। और ये वाटर ड्रॉपलेट्स किसका फॉर्मेशन करती हैं, क्लाउड्स का। एंड जो ये क्लाउड्स हैं देन फिर प्रेसिपिटेट होंगे और प्रेसिपिटेट होने के कारण ये रेन दैट मींस लिक्विड फॉर्म में गिरना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। और ये जो रेन है अगर किसी पोलर रीजन में या जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम है वहाँ पे फॉल होगी तो वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम होने के कारण इस सॉलिड की फॉर्म में वहाँ पर गिरेंगी। तो ये है हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इसको एक बार हम यहाँ पर चेक करते हैं कि जो अवेलेबिलिटी है 71% वाटर वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे अर्थ में, ठीक है। तो वाटर कवर्स ओवर 70% और 71% ऑन द अर्थ सरफेस, हाउएवर ओनली 3% इज फ्रेश वाटर आउट ऑफ विच 77% इज फ्रोजन इन ग्लेशियर एंड पोलर कैप्स, राइट। तो ओनली यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई दे रहा है वो 3% ऑफ फ्रेश वाटर का दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारा ओशन वाटर है ये कितना है बच्चों, 97%। इसमें से जो फ्रेश वाटर है वो है 3% एंड 3% का 77% जो है वो पोलर आइस कैप्स की फॉर्म में है, ठीक है, या ग्लेशियर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, या हम इसको बोले सोर्स ऑफ वाटर। दैट मीन्स कहाँ से हमें वाटर अवेलेबल हो सकता है। अगर हम अर्थ क्रस्ट में इसको ढूंढने जाएँ तो कैसे पता चलेगा कि वाटर कहाँ से हमें मिलेगा। तो ये सारी सोर्सेज हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो सोर्स होता है हमारा वो रेन वाटर होता है। आगे भी हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमने ग्राफिकल यहाँ पर इसका चार्ट देखा है कि किस तरह से हम जो हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो 97% इज ओशन वाटर एंड रिमेन्स इज 3% एंड रेस्ट इज 3% विच इज फ्रेश वाटर। एंड फ्रेश वाटर का 77% जो है वो फ्रोजन वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट है, कहाँ पर, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स पे। फिर हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर में सबसे बड़ा जो सोर्स है हमारे पास वो कौन सा होता है, रेन वाटर। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन। व्हेन द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस वी एक्सपीरियंस रेन। रेन वाटर इज ए प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। यस, जो रेन वाटर होती है वो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होती है, बट जैसे ही ये हमारे अर्थ क्रस्ट पे आती है और
यहाँ पे बहुत सारी जो हार्मफुल गैसेस हैं उनके मिक्स हो जाने के कारण, डर्ट और डस्ट मिक्स हो जाने के कारण इम्प्योर हो जाती है। लेकिन जो हमारी रेन होती है वो प्योर होती है, लेकिन हमारे कारण जो पॉल्यूशन जनरेट किया हमने उसके कारण इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ जो है वो मिक्स हो जाएंगी। बट इट गेट्स मिक्सड विद डस्ट and other impurities present in the atmosphere and become polluted as it falls on the ground. Next source is ground water. तो जब रेन होती है बच्चों तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो सीपिंग प्रोसेस के थ्रू, जहाँ पर मडी सरफेस होगा या गार्डन्स जहाँ पर होंगे, ओपन एरिया जहाँ पर होंगे जिस पे हमने कंक्रीट और सीसी रोड नहीं बनाया हुआ होगा, तो वहाँ कच्ची मिट्टी वाला जो जगह है वहाँ पे सीपिंग प्रोसेस के थ्रू जो वाटर है वो धीरे धीरे ग्राउंड के अंदर कलेक्ट होता चला जाता है और इसी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। देखते हैं इसमें और क्या पढ़ेंगे हम। When it's rain, a part of the rain water evaporates back into the atmosphere. Another part from streams or rivers and the remaining percolates into the ground to form groundwater. As water passes through the several layers of the sand and rocks, it gets naturally filtered and gets free from suspended impurities. About 30% of the total fresh water found on the earth exists as groundwater. We can obtain groundwater by digging wells and tube wells, and pollution, sea water contaminates and overuse threaten this valuable resource. Yes. तो होता क्या है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? डिगिंग प्रोसेस के थ्रू, छोटे वेल्स बना करके या ट्यूबवेल्स लगा करके हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। बट जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो नेचुरली फिल्टर वाटर होता है, ठीक है। एंड जो टोटल फ्रेश वाटर है उसका 30% जो वाटर है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ग्राउंड वाटर के फॉर्म में। बट जैसे कि पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है एंड पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, दैन इन रीज़न के कारण हमारा ग्राउंड वाटर काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, उन सभी जगह पर ग्राउंड वाटर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है बाय ट्यूबवेल, है ना। हम उसको ट्यूबवेल की फॉर्म में बाहर निकालते हैं और फ्री में उस वाटर का यूज़ करते हैं। ट्यूबवेल के लिए किसी भी हमको पाइपलाइन की या कनेक्शन की बिल्कुल भी नीड नहीं होती, ठीक है। सरफेस वाटर की बात करें तो source of surface water include all the water collected above the ground such as rivers, lakes, ponds and oceans. The water bodies usually get their supply of water from the rainwater as well as melting snow. Some source of surface water is also fed by underground aquifers. Surface water accounts for 80% of the water we use. Yes. तो सरफेस वाटर के अंदर यहाँ पर सेलाइन वाटर यानी कि खारा पानी या सॉल्टी वाटर को भी हम इंक्लूड करते हैं। ओशन, सीज, ये जो भी होता है ये सब सरफेस वाटर के अंदर आता है ना। एंड जो ग्राउंड वाटर है अगर कहीं उसको ओपन बाहर निकलने की जगह मिल जाए विदाउट डिगिंग प्रोसेस भी, तो ऐसे प्रोसेस को एक्वीफर्स कहते हैं। ऐसे वाटर बॉडीज यानी जो ग्राउंड वाटर बॉडीज़ है तो एक्वीफर के फॉर्म में ये बाहर निकल आते हैं। दैट मीन्स एक्वीफर में जो ग्राउंड वाटर कलेक्टेड था, अगर जो रॉक्स जिनके बीच में कलेक्टेड है वो रॉक्स अगर कहीं उनको ओपनिंग मिल रही है तो वहाँ से धीरे धीरे ये स्ट्रीम की फॉर्म में बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा। तो ये भी फॉर्म करेगा किसका? सरफेस वाटर का, है ना। एंड जो ग्लेशियर्स होते हैं वो धीरे धीरे ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड हाईली टेम्परेचर के कारण वो क्या होंगे? धीरे धीरे मेल्ट होंगे। जैसे कि आपने देखा गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहाँ से गंगा रिवर निकल रही है, दैट मीन्स उस ग्लेशियर के पिघलने से ही उस रिवर का फॉर्मेशन हुआ है ना। तो वैसे ही हम यहाँ पर जो रिवर है वो सरफेस वाटर का फॉर्म करती है और ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो वो सरफेस वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड बात करते हैं हम ओशन वाटर की। द रिवर्स flow into the ocean and thus river water is a source of water for the oceans. Although oceans water makes up nearly 97% of entire water present on the earth, it is not a viable source of it is not a viable source of potable water since it contains salt and other impurities. Yes. So what is the meaning of potable water? पोर्टेबल वाटर मीन्स ऐसा वाटर जिसको हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ में ले सकते हैं, है ना। तो पोर्टेबल वाटर ये नहीं होता है ओशन, ऑल दो कि ये कितना परसेंट है
हमारे पूरे अर्थ क्रस्ट पे जो 70% जो वाटर है उसमें से 97% वाटर कौन है, ओनली हमारा ओशन। लेकिन फिर भी हम इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं एज ए पोर्टेबल वाटर। वाई? बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी है और इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी यहाँ पर प्रेजेंट है ना, तो इसलिए हम इसका यूज़ में नहीं लेकर आ पाते। ठीक, चलो आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट सोर्स ऑफ वाटर है हमारा वो है आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। अबाउट 70% ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ द फ्रेश वाटर प्रेजेंट इज लॉक्ड इन ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स। इसमें से एग्जाम्पल्स है आपके सियाचिन ग्लेशियर्स जो कि इंडिया में प्रेजेंट है। ये ग्लेशियर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिसके अंदर पूरा का पूरा जो माउंटेन है वो बर्फ़ से घिरा हुआ है। ग्लेशियर्स आप जानती हो ऐसा माउंटेन जो बर्फ़ से घिरे रहे और वो धीरे धीरे पिघल करके छोटी झील का, दैट लेक का, रिवर्स का फॉर्मेशन करे तो वो ग्लेशियर्स होते हैं, है ना। तब ये मेल्ट होते हैं तो ये स्ट्रीम्स में, लेक्स में और इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। और क्या कर रहे हैं, ये सरफेस वाटर का ही फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब ये सब बताने का रीज़न क्या है? बताने का रीज़न ये है कि हमारे पास वाटर तो बहुत है लेकिन हमें देखना है कि यूजेबल वाटर कितना है हमारे लिए। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे पास फ्रेश वाटर ओनली 3% ही बचा है और उस 3% वाटर में से भी आधा ग्लेशियर्स की फॉर्म में चला गया। तो एट द एंड बहुत ही कम, मतलब पॉइंट्स में 0.1% इतना कम वाटर हमारे लिए बच जाएगा जिसका यूज़ हमें करना है। और उसी 0.1% वाटर में से ही हमें एग्रीकल्चर भी करना है, हमें इंडस्ट्रीज़ को भी चलाना है, हमें डोमेस्टिक यूज़ भी करना है और एज ए पोर्टेबल वाटर भी इसको यूज़ करना है। तो बहुत ही कम क्वांटिटी हमारे पास है वाटर की, तो इसलिए हमें क्या करना है, वाटर को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली यूज़ में लेकर आना है। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ए वाटर। कंपोजिशन का मीनिंग होता है बच्चों की वाटर जो है आखिर बना किससे है, क्या क्या प्रेजेंट है इसके अंदर। तो जो वाटर है बच्चों एक कंपाउंड है, नॉट अ मिक्सचर। एंड इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, H2O। दैट्स मीन 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, H2O का। ये वाटर का फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। वाटर इज ए कंपाउंड, इट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर इज ए स्टेबल कंपाउंड बट can be broken into hydrogen and oxygen when electric current is passed through it. Its chemical formula is H2O. The ratio between hydrogen and oxygen in water is 1:8 by mass and 2:1 by volume. इसका मीनिंग क्या है बच्चों? बाय वॉल्यूम का मीनिंग है कि जो फॉर्मूला हमको दिखाई दे रहा है उसमें हमें देख करके पता चल रहा है कि कितना परसेंट या कितने मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन वहाँ पर है और कितना ऑक्सीजन है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली 2 मॉलिक्यूल आपको हाइड्रोजन के दिखाई दे रहे हैं और 1 ऑक्सीजन के। तो इसलिए ये जो रेशियो है वो कौन सा होगा, 2:1। कैसे, बाय वॉल्यूम। फिर बाय मास कैसे होगा, देखो बाय मास दैट मीन्स इसमें हमें इनका एटॉमिक मास या मास नंबर निकालना पड़ता है। हाइड्रोजन का मास नंबर होता है बच्चों 1। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2। ऑक्सीजन का होता है बच्चों 16, लेकिन कितनी ऑक्सीजन है, एक ही है। तो यहाँ पर हमारा रेशियो आया 2:16 एंड इनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, 1:8। तो ये जो रेशियो है हमारा कैसा रेशियो होगा बच्चों, बाय मास रेशियो। ठीक है, तो ये क्लियर है सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। दैट मीन्स ऐसी क्या क्या यूनिक प्रॉपर्टीज है वाटर के पास, इसलिए कि जिसके कारण ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है उनकी प्रॉपर्टी कैसी थी। ठीक, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर बट ऑक्सीजन supports in combustion and hydrogen burns with pop sound. Yes. तो ये केमिकली बॉन्डेड है बच्चों, और केमिकली बॉन्डेड जब कोई भी कंपाउंड होता है तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही होती है कि जिन रिएक्टेंट से मिलकर के वो बना हुआ होता है उनकी जो पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टीज़ है आफ्टर रिएक्शन पूरी तरह कंप्लीटली चेंज हो चुकी होती हैं और एक नए डिफरेंट सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। इसी को हमने केमिकल चेंज बोला था, है ना। एंड ड्यू टू द केमिकल चेंज ये केमिकल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है जिसको हमने H2O बोला, जो कि एक कंपाउंड है, राइट। तो इसमें हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ये है कि हाईली कंबस्टिबल है और पॉप साउंड के साथ जलेगी, बट
सेकेंड हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन सपोर्ट करती है किसी भी चीज़ के बर्न होने पर, लेकिन वाटर जो है इन दोनों की अपोजिट काम करता है। दैट्स मीन्स जो जितनी भी थिंग्स हैं उन सबको ये बुझा देता है। जिसमें फायर लगी हुई हो तो फायर एज ए एक्सटिंग्विशर भी वर्क करता है, ठीक। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखें तो जो हमारा प्योर वाटर जो होता है उसका कलर नहीं होता, इट इज़ ए कलरलेस। इसकी कोई स्मेल नहीं है, दैट्स मीन्स ओडरलेस है, इसका कोई टेस्ट भी नहीं है, एंड ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, प्योर वाटर, ठीक है। एंड वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट, सॉलिड मतलब आइस, लिक्विड मीन्स वाटर, एंड गैसेज इज वाटर वेपर। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये प्रेशर भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। जो हमारा सिंपली नॉर्मली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस पर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स्ड है, कितना? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। एट लो प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, एंड हाई प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। मीन्स जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो क्या होता है, प्रेशर के ऊपर काफ़ी डिपेंडेबल है। अगर हम हायर एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो वहाँ एयर बहुत कम होती है, और एयर कम होने के कारण एयर का प्रेशर भी काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा, एंड एयर का प्रेशर डिक्रीज अगर हो गया तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ हमारे सरफेस पे नॉर्मल जहाँ पर हम हैं, तो यहाँ पर हमारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस्ड है, तो यहाँ हमारा जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉइल हो जाएगा, ठीक है। प्योर वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक। प्रेशर ऑफ इम्प्योरिटीज लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, यस। तो अगर हम इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर दें वाटर में तो इनका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए कुल्फ़ी आपने जब खाई है तो उसके अंदर आपने देखा होगा थोड़ा सॉल्टीनेस आता है, तो वहाँ पर हमने इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में किसको ऐड किया है? सोल्ट को। सोल्ट को ऐड करने के कारण जो हमारी कुल्फ़ी है वो देर तक मेल्ट नहीं होती। मीन्स अगर हमने उसके अंदर सॉल्ट नहीं मिलाया हुआ होता तो वो बाहर निकालती ही मेल्ट हो जाती। तो हमने उसके फ्रीजिंग पॉइंट को वहाँ पर डिस्टर्ब किया है बाय एडिंग द इम्प्योरिटीज़, ठीक है। प्योर वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्ट नहीं करता, लेकिन हमारे घर में जो वाटर आ रहा है वो दोनों ही काम करता है, दैट्स मीन्स वो पूरी तरह से प्योर नहीं है। डेंसिटी ऑफ वाटर, प्योर वाटर दैट्स मीन्स यहाँ पे बात की जा रही है डिस्टिल्ड वाटर की, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम सीसी या क्यूबिक सेंटीमीटर एट 4 डिग्री सेल्सियस विच इज़ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद बच्चों जब 0 डिग्री सेल्सियस की ओर हम जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, वाटर फ्रीजिंग होना स्टार्ट कर देता है, एंड फ्रीज होने के कारण ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एंड जब ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वो होगा आइस, और आइस वाटर के ऊपर फ्लोट कर पाता है। क्यों? बिकॉज उसकी डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है। क्या रीज़न है उसकी डेंसिटी का कम होने का? बिकॉज 4 to 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ हम जब मूव करेंगे तो वॉल्यूम उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, और वॉल्यूम इंक्रीज़ होने के कारण उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू m/v। तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज़ होने के कारण अब हमारी डेंसिटी जो है वाटर की वो कम हो जाएगी, क्योंकि वाटर अब फ्रीजिंग की ओर बढ़ रहा है, और फ्रीज जब ये होगा तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आइस की डेंसिटी कम होगी वाटर से। रीज़न क्या है? बिकॉज यहाँ पर उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, ठीक है। वाटर डिजोल्व्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यूजुअली इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, लाइक हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो शुगर है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इन सबको अपने अंदर ही डिजोल्व कर सकता है। एंड लार्ज नंबर ऑफ गैसेज हैंस इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बहुत सारी गैसेस को जिसके कारण एसिड रेन भी होती है, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेस, है ना। तो मीन्स वाटर के जो डिजोल्व करने की कैपेसिटी है वो हमारे अर्थ क्रस्ट पे जितने भी सॉल्वेंट है उन सब में ज़्यादा है। मैक्सिमम थिंग जो है उन सबको ये डिजोल्व कर सकता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चों? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हमने इनका इंट्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी, सोर्स ऑफ वाटर एंड कंपोजिशन ऑफ वाटर और उनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी इसको कवर किया। मिलते हैं बहुत जल्द हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को लेकर, जिसमें हम इसके आगे के कंटेंट को कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।